एक गांव के बाजार में बहुत चहल पहल थी। इसी गांव में अमन नाम के एक घमंडी और लालची व्यक्ति का होटल था। उसके होटल में सिर्फ चिकन चावल मिलता था। पूरे गांव में केवल वही एक नॉनवेज होटल था। इस वजह से अमन अपनी मन मर्जी के मनमाने दामों पर चिकन चावल बेचा करता था। एक दिन एक ग्राहक अमन के होटल पर आया। अमन भाई, जल्दी से मुझे एक प्लेट चिकन चावल देंगे क्या? हम दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे, गर्मा गर्म चिकन चावल की एक प्लेट के 150 रुपए लगेंगे। ये क्या कह रहे हो मंदा? कल ही तो मैंने यहाँ सिर्फ 100 रुपए में खाया था। कल की बात कल थी। आज बाजार में मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं, मसालों के दाम बढ़ गए हैं, और इन सब के साथ साथ आज मेरा दाम भी बढ़ गया है। लेकिन भाई, अगर तुम इतना ज्यादा दाम लोगे तो गरीब लोग कैसे खाएंगे? अरे गरीब लोग यहाँ चिकन खाने आते ही क्यों हैं? जाकर आलू का चोखा खाएं। बेटा, इस तरह लोगों की मजबूरी और तकलीफ का फायदा उठाना ठीक नहीं है। ए बुड्ढे, मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांट। इस पूरे बाजार में मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, समझे? ठीक उसी समय अपने कंधे पर कुदाल रखे श्याम वहां से गुजर रहा था। उसने अमन की बातें सुनी और वहीं रुक गया। अमनदा, अगर आप खाने का दाम थोड़ा कम कर दोगे तो लोग खुश हो जाएंगे। लो भाई, आ गया हमारे गांव का महान साधु महात्मा। क्यों रे श्याम, तू तो खेतों में हल चलाता है और खेती बाड़ी करता है, अब तू मुझे व्यापार सिखाएगा? अमनदा, मैं तो बस इतना कह रहा था कि अगर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो समाज में इज्जत मिलेगी। इज्जत से पेट नहीं भरता और ना ही रसोई में चावल पकता है। उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा। और सुन ले, इस बाजार में जो मैं बोलूं वही आखिरी सच है। तभी बाजार में एक नया युवक आया जिसका नाम कबीर था। कबीर इस गांव में बिल्कुल नया था। वो बाजार की चहल पहल देखने लगा। बाजार तो काफी रौनकदार है, लेकिन इस अमन नाम के होटल वाले का घमंड तो आसमान छू रहा है। कबीर अमन के होटल के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुनो भाई, मुझे एक प्लेट चिकन चावल देना। पहले 150 रुपए निकालो, तब खाना मिलेगा। अरे खाना खाने के बाद पैसे देने में क्या दिक्कत है? यहाँ सिर्फ अमन का नियम चलता है, पहले पैसा फिर खाना। कबीर ने बिना किसी बहस के अपनी जेब से पैसे निकाले और अमन को दे दिए। लेकिन पैसे देते हुए कबीर ने अमन की आंखों में आंखें डालकर एक गहरी बात कही। ठीक है, मैं पहले ही पैसे दे देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना अमन, जो धंधा सिर्फ लोगों को डराकर और धमकाकर चलता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। आसपास खड़े लोग कबीर की ये निडर बात सुनकर हैरान रह गए। तुम यहाँ नए आए हो, इसलिए तुम्हारी जबान बहुत चल रही है। इस बाजार में अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो गांव में टिक नहीं पाओगे। वो तो वक्त आने पर देखा जाएगा। अमन गुस्से में फनफनाता रहा। वो अपने लालच और घमंड में अंधा हो चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कबीर के रूप में इस गांव में कोई ऐसा आ चुका है जो उसके अन्याय के साम्राज्य को हिला कर रख देगा। दो दिन बीत गए। कबीर गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा होकर बहुत उदास था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे थे वे सब खत्म हो चुके हैं। अब तो जेब में 1 रुपया भी नहीं है और ऊपर से इतनी तेज भूख लग रही है। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया है। मुझे क्या पता था कि मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। दो भूख और थकान से बेहाल कबीर धीरे धीरे गांव के खेतों की तरफ चलने लगा। वहां उसने देखा कि श्याम अपने खेत में मेहनत से कुदाल चला रहा था। कबीर उसके पास गया।
भैया, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। श्याम ने कुदाल रोकी और कबीर को थका हुआ देखा। अरे भाई, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम बहुत थक चुके हो और भूखे हो। आओ, मेरे साथ इस पेड़ की छांव के नीचे बैठो। दोनों पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गए। श्याम ने अपना खाने का थैला खोला। देखो भाई, मेरे पास सिर्फ 4 रोटियां हैं और साथ में मेरी माँ ने हरी मिर्च की तीखी चटनी दी है। अगर तुम्हें कोई परहेज ना हो तो हम दोनों इसे आधा आधा बांट कर खा सकते हैं। अरे भैया, इस समय मुझे इतनी तेज भूख लगी है कि मिर्च की चटनी भी अमृत जैसी लगेगी। प्लीज मुझे जल्दी दे दो। दोनों ने बड़े ही चाव से रोटियां और मिर्च की चटनी खानी शुरू की। दोनों बहुत भूखे थे, इसलिए चंद मिनटों में ही खाना खत्म हो गया। तुम इस गांव के तो नहीं लगते भाई? कहां से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कबीर है और सच कहूं तो इस वक्त मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो तुमने अपनी रोटी मेरे साथ बांटकर मेरी जान बचाई। अच्छा, तो फिर तुम इस गांव में रहोगे कहां? सच तो ये है कि अभी मेरे पास ना तो रहने का कोई ठिकाना है और ना ही खाने का। अगर तुम मुझे अपने साथ रहने की जगह दे दो तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। देखो भाई कबीर, मैं तो एक बेहद गरीब किसान हूं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे इस छोटे से कच्चे घर में रह सकते हो। लेकिन हाँ, खाने पीने के जुगाड़ के लिए तुम्हें भी मेरे साथ कुछ काम करना होगा। मुझे मंजूर है भाई। दोनों बातें करते हुए श्याम के घर पहुंचे। श्याम का घर घास फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। घर पर श्याम की बूढ़ी माँ उनका इंतजार कर रही थी। श्याम बेटा, तुम्हारे साथ ये कौन है? इसे कहां से लेकर आए हो? माँ, इसका नाम कबीर है। ये बहुत भूखा और लाचार था। इसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। ये तो ठीक है बेटा कि तुमने एक भूखे की मदद की, लेकिन हमारे पास तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं। हम किसी तीसरे का पेट कैसे भरेंगे? माँ, वो मेहमान है, उसके सामने इस तरह की बातें मत करो, उसे बुरा लगेगा। कबीर कमरे के कोने में खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था और समझ गया था कि इस घर की माली हालत बहुत ज्यादा खराब है। माँ, हम जरा बाजार की तरफ घूम कर आते हैं। दोनों दोस्त बाजार की तरफ चल दिए। रास्ते में कबीर ने श्याम से पूछा, श्याम भाई, तुम्हारी माँ घर पर ऐसा क्यों कह रही थी? अगर पैसे की इतनी ही तंगी है तो तुम सिर्फ इस छोटी सी खेती बाड़ी पर ही क्यों निर्भर हो? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? क्या बताऊं भाई कबीर, एक समय मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। उनके इलाज के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं था। लाचारी में मैंने गांव के मुखिया से कुछ पैसे उधार लिए थे। कबीर ने श्याम की बात सुनी और सब कुछ समझ गया। चलते चलते वे बाजार के मुख्य चौराहे पर पहुंचे। वहां अमन के होटल के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी। श्याम भाई, मैंने पूरे बाजार में इतनी दुकानें देखी, लेकिन कहीं भी ऐसी भीड़ नहीं थी। इस अमन के होटल के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? ये ऐसा क्या बेचता है? ये अमन का होटल है। अमन हमारे गांव का सबसे घमंडी आदमी है। पूरे गांव में केवल उसी के पास चिकन बेचने का एक अधिकार है। वो अकेला ही चिकन चावल बेचता है, इसलिए यहाँ हमेशा इतनी भीड़ रहती है। अरे, अगर गांव के लोगों को चिकन खाना इतना ही पसंद है तो कोई दूसरा यहाँ चिकन का होटल क्यों नहीं खोलता? अमन बहुत ही शैतान इंसान है। अगर कोई हिम्मत करके चिकन या मटन की दुकान खोलने की सोचता भी है तो वो कुछ न कुछ करके उसे बंद करवा देता है। हम उसकी नकल थोड़ी ना करेंगे जो वो बंद करवा देगा। वैसे भी वो बहुत महंगे दामों पर बासी चिकन चावल बेचता है। गरीब लोग तरसते रह जाते हैं और बिना खाए भूखे लौट जाते हैं। भाई, वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चिकन पराठा। हम दोनों मिलकर बाजार में चिकन परोठे का एक ठेला लगाएंगे। वाह कबीर भाई, ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है। गांव के लोग चिकन के दीवाने हैं और अगर हम
चिकन पराठा लेकर आएंगे तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन तभी श्याम का चेहरा अचानक उतर गया। लेकिन भाई कबीर, हमारे पास तो नया ठेला खरीदने के पैसे ही नहीं है। चूल्हा, कड़ाही, तवा और चिकन मसाले खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? कबीर मुस्कुराया। उसने अपनी उंगली से एक चमचमाती हुई सोने की अंगूठी निकाली और श्याम के सामने रख दी। तुम उसकी चिंता मत करो श्याम भाई, मेरे पास ये सोने की अंगूठी है। हम इसे सुनार की दुकान पर बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे दुकान का सारा सामान खरीद कर कल से ही काम शुरू करेंगे। अरे कबीर भाई, तुम्हारे पास इतनी कीमती सोने की अंगूठी कहां से आई? अरे भाई तुम चिंता मत करो, ये बिल्कुल असली और मेरी अपनी ही अंगूठी है। बस तुम इसे बेचने की तैयारी करो, कल से हमारा नया सफर शुरू होने वाला है। दोनों दोस्तों की आंखों में अब एक नया हौसला और मुखिया के चंगुल से आजाद होने का एक खूबसूरत सपना तैर रहा था। अगली ही सुबह कबीर और श्याम ने मिलकर अपनी झोपड़ी की रसोई में ताजा चिकन और परोठे का आटा गूंथना शुरू कर दिया। श्याम कोयले की आंच पर चिकन को मसालों के साथ पकाने लगा, जिसकी खुशबू पूरे घर में महकने लगी। कुछ ही समय में दोनों ने स्वादिष्ट चिकन और मुलायम पराठे तैयार कर लिए। कबीर ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। आइए आइए भाई बहनों, दादा दीदी, और खाकर जाइए गर्मा गर्म जायकेदार चिकन पराठा। कबीर की आवाज और हवा में तैरती चिकन पराठे की लाजवाब खुशबू सुनकर कुछ ग्रामीण वहां खिंचे चले आए। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? चिकन के साथ पराठा? वाह, पूरे गांव में तो सिर्फ एक ही चिकन चावल का होटल है और वो बहुत ज्यादा पैसे लेता है। तुम लोग बताओ, तुम्हारी एक प्लेट कितने की है? दादा, हमारे यहाँ चिकन पराठा की एक प्लेट सिर्फ 50 रुपए की है। अरे वाह, सिर्फ 50 रुपए? फिर तो हमारे लिए भी जल्दी से एक एक प्लेट लगा दो। श्याम ने तुरंत फुर्ती से तवे पर परोठा सेंका और थाली सजाकर उन्हें दे दी। जैसे ही उन लोगों ने पहला निवाला खाया, वे स्वाद के दीवाने हो गए। अरे वाह भाई, चिकन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। पराठे के साथ खाकर तो मजा ही आ गया। सच में भाई, तुमने बहुत लाजवाब खाना बनाया है। उनकी बातें सुनकर आसपास के और भी लोग वहां जमा होने लगे। देखते ही देखते श्याम और कबीर के ठेले के सामने ग्राहकों की लंबी कतार लग गई। ओ भैया, मेरे लिए भी जल्दी से 2 प्लेट पैक कर दो। शाम होते होते कबीर और श्याम का पूरा ठेला खाली हो गया। पतीले में चिकन का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। अरे कबीर भाई, मैंने सोचा था कि मैं भी अंत में थोड़ा खाऊंगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही खत्म हो गया। आज हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है श्याम भाई। कल सुबह तुम सबसे पहले पेट भरकर खाना, उसके बाद ही हम बेचना शुरू करेंगे। अगली सुबह जब बाजार खुला तो वहां फिर से भारी चहल पहल थी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ श्याम और कबीर के ठेले के सामने ही लगी थी। लोग कतारों में खड़े होकर चिकन परोठे का स्वाद ले रहे थे। ये सब देखकर सड़क के उस पार अपने खाली पड़े होटल में खड़ा अमन गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसका इतना अच्छा चलने वाला होटल अब बिल्कुल खाली पड़ा था। वो अपनी गुस्सा पर काबू नहीं रख पाया और गुस्से में पैर पटकता हुआ श्याम और कबीर के ठेले के पास आया। क्यों रे श्याम, क्या जादू टोना कर दिया है तुमने इस चिकन पराठे में? जो लोग यहाँ इतनी भीड़ लगाकर खा रहे हैं, क्या मेरा चिकन चावल बासी हो गया है जो लोग वहां नहीं आ रहे? अच्छा, और साफ सफाई से बनाया हुआ खाना ही असली स्वाद देता है अमंदा। हमारे चिकन पराठे में कोई जादू नहीं है। हम तुम्हारे होटल के चिकन चावल से आधे से भी कम दाम में, यानी सिर्फ 50 रुपए में गर्मा गर्म खाना खिला रहे हैं। इसीलिए लोग यहाँ आ रहे हैं। अगर तुम भी अपना लालच कम कर दो और अपने खाने का दाम थोड़ा घटा दो तो देखना, ग्राहक तुम्हारे पास भी आएंगे। ओए, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है श्याम। इस नए लड़के को समझा दे कि मैं कौन हूँ। और हाँ, याद रखना, बहुत जल्द तुम लोगों का ये ठेला
मैं यहाँ से उठवा दूंगा। अमंदा, ईमानदारी से काम करो, कम से कम किसी का बुरा तो मत चाहो। अमन गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने होटल वापस चला गया। श्याम थोड़ा घबरा गया, लेकिन कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। श्याम भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सिर्फ 2-3 दिनों में ही हमारे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं। हम सबसे पहले जाकर मुखिया जी का सारा कर्ज चुकाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये अमन हमारा क्या बिगाड़ लेता है। अब तो रोज श्याम और कबीर के ठेले पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। उनके चिकन परोठे की चर्चा दिन ब दिन पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैलने लगी। सुबह से शाम होते ही उनका सारा पराठा बिक जाता था। वाह भाई वाह, जो तुम्हारा चिकन पराठा एक बार खाएगा वो दूसरी बार आए बिना रह ही नहीं पाएगा। तुम्हारे इस चिकन पराठे में इतना स्वाद कैसे है भाई? ऐसा क्या मिलाते हो इसमें? हाँ भाई, मिलाते तो हैं। हम इसमें अपनी दोस्ती का ढेर सारा प्यार मिलाते हैं। दादा, आपके बेटे के लिए हमारी तरफ से 1 प्लेट चिकन परोठा बिल्कुल फ्री है। अरे, तुम दोनों बहुत ही भले इंसान हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 5 श्याम ने प्यार से उन्हें पार्सल दे दिया। इसी तरह मेहनत करते हुए कुछ ही दिनों में उनके पास एक अच्छी रकम जमा हो गई। सुन श्याम भाई, हमारे पास अच्छे पैसे जमा हो गए हैं। अब हमें चलकर मुखिया जी का सारा कर्ज चुका देना चाहिए। हाँ कबीर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं और उनका सारा पैसा लौटा देते हैं। उस दिन उन्होंने मुझे कितनी कड़वी बातें कही थी। आज जब मैं उन्हें इतनी जल्दी पैसे लौटा दूंगा तो वे भी हैरान रह जाएंगे। दोनों दोस्त सीधे मुखिया जी के घर पहुंचे। आओ आओ श्याम और कबीर, तुम दोनों के इस चिकन पराठे के बारे में मैंने बहुत सुना है। पूरे गांव में आजकल तुम दोनों की ही चर्चा हो रही है। हाँ मुखिया जी, इसीलिए तो हम आपका पूरा कर्ज चुकाने आए हैं। ये लीजिए, आपके पूरे ब्याज के साथ आपके 30,000 रुपए। अरे, इतनी क्या जल्दी थी? कुछ दिनों बाद भी दे देते तो चलता। क्या चिकन पराठे के धंधे में सचमुच इतना मुनाफा हो रहा है? मुखिया जी की बातें सुनकर कबीर ने मन ही मन सोचा, पैसे देखकर हर इंसान का मन और लहजा बदल जाता है। उस दिन यही मुखिया जी शाम पर कितना चिल्ला रहे थे और आज कितने प्यार से बात कर रहे हैं। दोनों दोस्त मुखिया जी का कर्ज चुकाकर सुकून से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में पड़ने वाली मिठाई की दुकान से मनोज काका ने उन्हें आवाज दी। बेटा श्याम, तुम्हारी ठेले पर अच्छी बिक्री हो रही है ना? हाँ काका, आप लोगों के आशीर्वाद से धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर बड़ी सफलता के पीछे किसी न किसी की बुरी नजर भी लगी होती है। काका, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, एक समय मैंने भी यहाँ बिरयानी की दुकान खोली थी और वो बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन इसी अमन ने झूठ फैलाकर और मुझ पर झूठे आरोप लगवाकर मेरी दुकान बंद करवा दी थी। इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा संभल कर रहना और अपना ख्याल रखना। मनोज काका की चेतावनी सुनकर दोनों दोस्त सोचने लगे और फिर अपने घर की ओर बढ़ गए। उसी रात आसमान में गोल चांद चमक रहा था और पूरे बाजार में सन्नाटा था। अमन अपने होटल के बाहर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वहां बिरजू नाम का एक शराबी झूमता हुआ आया। ऐ बिरजू सुन, तू हमेशा नशे में धुत रहता है। आज मैं तुझे एक काम सौंप रहा हूँ। ये काम बहुत सफाई से होना चाहिए, समझा? अमंदा, बोलो, क्या काम है? वो जो शाम का ठेला है ना, उसे रात के अंधेरे में वहां से गायब कर दे। ऐसा गायब कर कि सुबह किसी को ना मिले। अरे तुम चिंता मत करो अमंदा, मैं उसे ऐसी जगह फेंक आऊंगा कि कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। बस तुम सुबह मेरे लिए 1 बोतल दारू तैयार रखना। बिरजू झूमता हुआ शाम के ठेले के पास पहुंचा। उसने ठेले को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन ठेला जमीन पर लोहे की मोटी चेन और ताले से बंधा हुआ था। इस वजह से ठेला टस से मस नहीं हुआ।
आज तो मैं इसे बहुत दूर फेंक कर आऊंगा ताकि अमनदा मुझे रोज एक बोतल मुफ्त में दे। नशे की हालत में बिरजू वहीं होटल के पास ही जमीन पर सो गया। अगली सुबह जब अमन अपने होटल पहुंचा तो उसने देखा कि बिरजू उसके होटल के बाहर जमीन पर मजे से सो रहा था। अमन ने उसे लात मारकर जगाया। ऐ शराबी, तू रात से यहीं सो रहा है क्या? मैंने तुझे एक छोटा सा काम दिया था, वो भी तुझसे ढंग से नहीं हुआ। अरे अमनदा, क्या बोल रहे हो? मैं तो उस शाम के ठेले को रात को ही धक्का देकर बहुत दूर छोड़ आया हूँ। ऐ अकल के अंधे, जरा सामने देख, वो किसका ठेला खड़ा है? बिरजू ने सामने देखा तो श्याम और कबीर अपने ठेले पर रोज की तरह मुस्कुराते हुए चिकन परोठे बेच रहे थे और ग्राहकों की भारी भीड़ लगी थी। अरे ये ठेला यहाँ वापस कैसे आ गया? मैं सच कह रहा हूँ श्यामदा, मैं तो इसे बहुत दूर छोड़ कर आया था। मेरी ही गलती थी जो मैंने एक शराबी को काम दिया। चल भाग यहां से। अमन समझ गया कि ऐसे काम नहीं बनेगा, अब उसे खुद ही कुछ बड़ा करना होगा। उसी रात जब बाजार पूरी तरह खाली हो गया और सभी दुकानें बंद हो गईं, तो अमन चुपके से शाम के ठेले की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटी सी प्लास्टिक की पुड़िया थी जिसमें नशीला पदार्थ था। तुम्हारे चिकन परोठे का इतना नाम हो रहा है ना, मेरे रहते मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं आज तुम्हारी इस कड़ाही में ये नशीला पाउडर मिला दूंगा, फिर देखना तुम्हारी दुकान कैसे बंद होती है। अमन ने आसपास देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है और फिर चुपचाप उस कड़ाही के अंदर रखे मसालों और चिकन में वो सफेद नशीला पाउडर मिला दिया और वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह कबीर और श्याम ने रोज की तरह दुकान खोली। कुछ ही देर में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। तभी अचानक वहां इंस्पेक्टर दया और कुछ ग्रामीणों के साथ पहुंच गए। मैं इंस्पेक्टर दया हूँ। हमारे पास शिकायत आई है कि तुम लोग अपने चिकन पराठे में कोई नशीली दवा मिलाते हो, जिससे ग्राहकों को इसकी लत लग जाए और वे बार बार यहाँ आए। क्या कह रहे हैं आप सर? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ इंस्पेक्टर सर, मैंने भी सुना है कि इनके चिकन पराठे में कोई गड़बड़ है। लोग इसके दीवाने ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम अपने खाने में कोई भी खराब या नशीली चीज नहीं मिलाते। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब तक हम पूरी तलाशी नहीं ले लेते, हम कुछ नहीं कह सकते। हमें तुम्हारे इस ठेले की तलाशी लेनी होगी। ठीक है सर, आप तलाशी लीजिए। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। पुलिस ने ठेले के डिब्बों और मसालों की तलाशी लेनी शुरू की। तभी कड़ाही के नीचे रखे डिब्बों में से पुलिस को वही सफेद पाउडर वाली नशीली पुड़िया मिल गई। यह क्या है? हमें नहीं पता सर, ये यहाँ कैसे आया? ओह, अब समझ में आया कि इनका चिकन पराठा इतना क्यों बिकता है। देखो गांव वालों, देखो, ये लोग खाने में नशा मिलाकर हमारे गांव के बच्चों और लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। ये सब देखकर कबीर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सीधे अमन की तरफ उंगली उठाई। तुम बहुत ही नीच और लालची इंसान हो अमनदा। ये सब तुम्हारी ही साजिश है, क्योंकि तुम्हारा अपना होटल अब ठप हो चुका है और तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आता। अरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद खाने में जहर मिला रहे हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। वहां खड़े मुखिया जी भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए बोले, हाँ भाई, मैं भी तो यही सोचूं कि जिसके पास कल तक थूटी कौड़ी नहीं थी, उसने इतनी जल्दी मेरा 30,000 रुपए का कर्ज कैसे चुका दिया। जरूर ये लोग खाने में नशा मिलाकर ज्यादा पैसे कमा रहे थे। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे और श्याम को बुरा भला कहने लगे। श्याम डर के मारे रोने लगा। तभी कबीर ने गहरी सांस ली और इंस्पेक्टर दया से कहा, सर मैं जानता हूँ कि ये घिनौना काम किसने किया है। अब मेरे पास सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। कबीर ने अपनी जेब से एक बहुत ही कीमती और राजसी विजिटिंग कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर दया के हाथ में दे दिया।
कार्ड पर लिखे नाम को देखते ही इंस्पेक्टर दया के पैर तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने कबीर को सैल्यूट किया। अरे, शहर के सबसे प्रसिद्ध और आलीशान रॉयल होटल के मालिक कबीर सिंह, क्या आप सचमुच बिजनेसमैन शमशेर सिंह के इकलौते बेटे हैं? ये सुनते ही पूरे गांव के लोग दंग रह गए। शाम की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कबीर भाई, क्या तुम सचमुच इतने बड़े रॉयल होटल के मालिक हो? हाँ श्याम भाई, मैं सच कह रहा हूँ। अमन घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए चिल्लाकर कहा, ये झूठ बोल रहा है सर। अगर ये इतने बड़े होटल का मालिक होता तो हमारे इस छोटे से गांव की धूल में आकर ठेले पर काम क्यों करता? इसने ये नकली कार्ड बनवाया है। तभी अचानक गांव की सड़क पर एक बेहद आलीशान महंगी कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से शहर के सबसे बड़े होटल चेन के मालिक शमशेर सिंह उतरे। उन्हें देखकर पूरे गांव के लोग अदब से खड़े हो गए। शमशेर सिंह सीधे कबीर के पास पहुंचे। कबीर बेटा, तुम्हारी 1 महीने की समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम मेरे साथ वापस शहर चलो और हमारे रॉयल होटल का कार्यभार संभालो। पिताजी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 1 दिन और रुकना चाहता हूँ। यहाँ मेरा कुछ काम अभी बाकी है, उसे पूरा करके मैं कल सुबह ही घर लौट आऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। ये कहकर शमशेर सिंह अपनी कार में बैठे और चले गए। अब पूरे गांव को यकीन हो गया था कि कबीर कोई मामूली लड़का नहीं, बल्कि अरबपति घराने का वारिस है। इंस्पेक्टर दया ने कबीर से पूछा, सर, क्या आप बता सकते हैं कि इस पैकेट में क्या है? दया जी, ये एक बेहद खतरनाक नशीला पदार्थ है। इसे अगर खाने में मिलाया जाए तो खाने वाले को इसकी लत लग जाती है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये पैकेट इस अमन ने ही हमारे ठेले पर छुपाया था। पहले भी इस गांव में जितने भी नॉन-वेज होटल खुले थे, अमन ने इसी तरह की साजिश रचकर उन सबको बदनाम करके बंद करवाया था। सर, ये झूठ बोल रहा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। चुप कर झूठे। क्या तुझे लगता है कि शहर के सबसे बड़े होटल का मालिक जो करोड़ों का व्यापार करता है, वो तेरे इस छोटे से गांव के ठेले पर नशा मिलाकर खाना बेचेगा? तेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है। इंस्पेक्टर दया के आदेश पर पुलिस ने तुरंत अमन को हथकड़ी लगाई और उसे घसीटते हुए पुलिस जीप में डालकर ले गए। पूरे गांव के लोग अमन को थू थू करने लगे। जब सब शांत हो गया तो श्याम कबीर के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। कबीर भाई, तुम इतने बड़े आदमी हो, फिर तुमने मेरे जैसे गरीब किसान के साथ इस मिट्टी में मिलकर काम क्यों किया? श्याम भाई, मेरे पिताजी बहुत ही सरल और ऊंचे विचारों वाले इंसान हैं। उन्हें लगता था कि अगर मैं सीधे इतने बड़े होटल का मालिक बन जाऊंगा तो मैं कभी जमीनी हकीकत और मेहनत की कद्र नहीं समझ पाऊंगा। इसलिए उन्होंने मुझे इस गांव में 1 महीने की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। लेकिन तुम चिंता मत करो श्याम भाई, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जा रहा। मैं शहर लौटने से पहले तुम्हारे लिए इस गांव में एक बहुत बड़ा और आलीशान होटल खोलकर जाऊंगा, जहां तुम अपनी मां के साथ हमेशा खुश रहोगे। श्याम कबीर की उदारता और सच्ची दोस्ती देखकर रो पड़ा। अगले ही दिन कबीर ने श्याम के लिए गांव में एक बड़ा और सुंदर होटल खुलवा दिया, जिसके बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, श्याम का चिकन परोठा। गांव के लोग अब बहुत खुश थे। में बसे मुजफ्फरपुर की, जहाँ के लोग खुशी खुशी रहते थे और खेतों में मेहनत करके अपना जीवन बिताते थे। गांव की सुबह बड़ी ही सुहानी होती थी। सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे। कोई अपने खेतों की ओर निकल पड़ता तो कोई अपनी दुकान खोलने की तैयारी करने लगता। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी यहाँ की बाजार। दूर दूर के गांवों और शहरों से लोग मनपसंद बाजार घूमने आया करते थे। मसालों से लेकर मिठाइयों तक हर तरह की दुकानें थीं। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ जिस जगह पर होती थी
सरद नाम का एक आदमी अपनी मशहूर मटन रोटी बेचता था। बाजार में आने वाले लोगों की पहली नजर सबसे पहले उसके ठेले पर ही पड़ती थी, क्योंकि उसकी दुकान पर हर समय ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग उसकी स्वादिष्ट मटन रोटी खाने आते थे और बड़े ही चाव से उसका स्वाद लेते थे। सरद भी बड़ा चालाक था। वो रोज अपनी दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ देखकर मन ही मन सोचने लगा और कहता है, मेरी दुकान तो छप्पर फाड़ कर चल रही है। रोज इतने सारे ग्राहक आ रहे हैं, ये देखकर बड़ा मजा आता है। हर दिन अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन अब इसे और भी बढ़ाया जाए। मैं एक काम करता हूँ, मटन रोटी के दाम ही बढ़ा देता हूँ। उसने अपनी मटन रोटी के दाम बढ़ा दिए। वो हमेशा मटन रोटी नाप तोल कर ही ग्राहकों को देता था, कभी भी जरा सी भी ज्यादा ग्रेवी नहीं देता था। फिर भी लोगों की उसकी मटन रोटी के लिए दीवानगी जरा भी कम नहीं हुई। हर दिन बड़ी संख्या में ग्राहक उसकी दुकान पर आते और बड़े चाव से उसकी स्वादिष्ट मटन रोटी का आनंद लेते थे। उसी गांव में कुछ दिन पहले बिहार के एक शहर से एक परिवार आकर बसा था। उसी गांव में सेठ धनीराम नाम के एक सेठ रहते थे, जो बहुत ही धनवान थे। उन्होंने ही उस परिवार को रहने के लिए अपना एक मकान किराए पर दिया था। उस परिवार में 2 लोग थे, जगन और उसकी पत्नी राधा। जगन पहले एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन जगन के हाथ में जादू था। मटन करी बहुत ही लाजवाब बनाता था, लेकिन अपनी पत्नी की चिंता की वजह से उसने अपने ट्रक चलाने का काम को छोड़ दिया। चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। वैसे भी हम इस गांव में नए हैं, इसी बहाने पूरा गांव भी घूम लेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम कहीं बाहर चलते हैं और गांव की किसी अच्छी सी जगह पर जाकर कुछ स्वादिष्ट खाकर भी आ जाएंगे। फिर वे दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो उनके पास आता है और कहता है, अरे, आप लोग तो गांव में नए लगते हैं। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हाँ भैया जी, हम हाल ही में इस गांव में आए हैं। शाम का समय था तो सोचा कहीं बाहर घूमने चलें, इसी बहाने गांव भी देख लेंगे। तो क्या आप लोग अभी तक गांव के मनपसंद बाजार में गए हैं या नहीं? ये कौन सी जगह है और कहां पर है? वहां तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान मिलते हैं और वहां सरद के हाथ की मटन रोटी तो एकदम कमाल की है। उसका स्वाद चखकर आपको मजा ही आ जाएगा। यहाँ से बस सीधे चले जाइए, आपको खाऊ गली दिखाई दे जाएगी। वे दोनों भी बाजार पहुंच गए। वहां सरद के ठेले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। भैया जरा हमारे लिए भी 2 प्लेट मटन रोटी लगा दीजिए। सरद उन्हें खाने के लिए 2 प्लेट मटन रोटी दे देता है। दोनों बड़े चाव से मटन रोटी खाने लगते हैं। मटन रोटी का चटपटा स्वाद दोनों को बहुत पसंद आता है। तभी राधा कहती है, भैया जरा थोड़ी सी और ग्रेवी दे दीजिए, मेरी रोटी बची है। सरद उन्हें थोड़ी सी ग्रेवी दे देता है और वे दोनों पेट भरकर मटन रोटी खा लेते हैं। फिर जगन भी एक प्लेट 150 रुपए के हिसाब से सरद को 300 रुपए दे देता है। अरे भैया, आपके 350 रुपए हुए। अरे 350 रुपए कैसे? एक प्लेट 150 रुपए की है, तो उस हिसाब से 300 रुपए ही हुए। अरे भाई, भूल गए क्या? तुम्हारी पत्नी ने एक्स्ट्रा ग्रेवी भी तो ली थी, उसके 50 रुपए कौन जोड़ेगा? क्या वो एक्स्ट्रा ग्रेवी मुफ्त में आती है? लगता है तुम गांव में नए हो। गजब टोपीबाज आदमी हो। मेरी पत्नी ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रेवी ले ली तो क्या उसके भी 50 रुपए लोगे? हमारे यहाँ तो दुकानदार खुद ही एक्स्ट्रा ग्रेवी दे देता है और उसके अलग से पैसे भी नहीं लेता। तो वहीं जाकर खाना, यहाँ क्यों आए हो? मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरे 50 रुपए दो और यहाँ से निकलो। दोनों में बहस होने लगती है। तभी राधा कहती है, अरे छोड़िए जी, इनके 50 रुपए दे दीजिए, नहीं तो ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। जगन भी सरद को 50 रुपए दे देता है और वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। जगन बहुत परेशान था। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बस सरद के बारे में ही सोच रहा था। अगली सुबह होती है। जगन बिस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है,
भाग्यवान का शुक्र है हमें रहने के लिए घर तो मिल गया है, लेकिन इस घर को चलाने के लिए अब कोई काम भी ढूंढना पड़ेगा। जो पैसे हम अपने साथ लाए थे वे तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप आज गांव में जाइए और देखिए कहीं कोई काम मिल जाए तो। हाँ, सही कह रही हो, मैं अभी जाता हूँ। जगन भी गांव में काम की तलाश में निकल जाता है। तभी वो एक आदमी के पास जाता है और कहता है, अरे भैया, मैं गांव में नया हूँ और मुझे कोई काम चाहिए था। क्या आप बता सकते हैं कि मुझे काम कहाँ मिल सकता है? भैया तुम गांव में नए हो, यहाँ के लोग नए लोगों को जल्दी काम पर नहीं रखते। फिर भी तुम किसी दुकान पर जाकर देखो, शायद कहीं कोई काम मिल जाए। वो चलते चलते एक दुकान पर पहुंच जाता है और कहता है, सेठ जी, क्या मुझे आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है? देखो भैया, तुम गांव में नए लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी कोई काम नहीं दे सकता। अरे सेठ जी, मैं एक सीधा साधा और मेहनती इंसान हूँ। आपकी दुकान पर पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। ये किसी आदमी के माथे पर थोड़ी ही लिखा होता है कि कौन कैसा इंसान है। आजकल जमाने का कोई भरोसा नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। जगन भी निराश मन से थक हार कर अपने घर पहुंच जाता है। तभी राधा पूछती है, क्या हुआ जी, आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं, कोई काम नहीं मिला। सब यही कहकर मना कर रहे थे कि तुम गांव में नए हो, आजकल किसी का भरोसा नहीं है, वगैरह वगैरह। चलिए आप ये सब छोड़िए और हम खाना खा लेते हैं। वे दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। तभी राधा कहती है, अरे मेरे पास एक आइडिया है। आपने देखा नहीं क्या शरद की दुकान पर कितनी भीड़ रहती है? दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर मटन रोटी खाने आते हैं। ऐसे भी आप ट्रक चलाते टाइम मटन बनाने के बहुत शौकीन थे। क्यों ना हम भी मटन रोटी बेचना शुरू कर दें? वाह, तुमने क्या तरकीब दी है भाग्यवान, मान गए तुमको। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरा विवाह तुमसे हुआ। अरे आप भी ना बस मेरी तारीफ ही करते रहेंगे या मटन रोटी की दुकान के बारे में भी कुछ सोचेंगे? ठीक है, मैं सेठ धनीराम के पास जाता हूँ और पहले एक ठेले का जुगाड़ करता हूँ। जगन सेठ के पास जाता है और सेठ धनीराम उसे अपना एक ठेला दे देते हैं। अगली सुबह होती है और जगन एक नॉनवेज की दुकान पर जाता है। वो वहां से मटन लेकर आता है और उसकी पत्नी स्वादिष्ट मटन रोटी बनाती है। इसके बाद जगन अपना ठेला मनपसंद बाजार की खाऊ गली के पास लगा देता है। जगन एक प्लेट मटन रोटी मात्र 100 रुपए में बेचता था। फिर वो जोर जोर से आवाज लगाकर लोगों को बुलाने लगता है और कहता है, आओ भाई आओ, हमारी चटपटी मटन रोटी खाओ। ओ भैया, ओ दीदी, ओ चाचा, आओ भाई आओ और जगन के हाथों की मनपसंद मटन रोटी का आनंद उठाओ। फिर उसकी दुकान पर 2 लोग आते हैं और कहते हैं, अरे भैया, क्या कर रहे हो? गांव में नए हो ये तो समझ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं कि इस गांव में शरद नाम का आदमी भी मटन रोटी बेचता है। उसकी मटन रोटी खाने लोग दूर दूर से आते हैं। कोई और काम ढूंढ लो भैया, ये धंधा तुम्हारा जल्दी ही बंद हो जाएगा। ये कहकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। तभी उसकी दुकान पर कुछ और लोग आते हैं और कहते हैं, वाह भैया, गांव में मटन रोटी की नई दुकान, चलो एक एक प्लेट लगा दो, आज इसका स्वाद भी चख लिया जाए। वो उन दोनों को मटन रोटी दे देता है और वे दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं। तभी जगन कहता है, भाइयों, अगर आपको और ग्रेवी चाहिए तो बेझिझक बताइए। अरे नहीं भैया, नहीं चाहिए। हम जानते हैं तुम भी पैसे लेते समय 100 रुपए की जगह ग्रेवी लेने की वजह से ज्यादा पैसे लोगे। तीन ये सुनकर जगन हंसने लगता है। अरे नहीं भैया नहीं, हमारी दुकान पर ऐसा नहीं है। हम आपसे एक्स्ट्रा ग्रेवी के कोई पैसे नहीं लेंगे।
हमारी मटन रोटी सस्ती भी है और स्वादिष्ट भी। आप लोग बस मजे से खाइए और मनपसंद मटन रोटी का आनंद उठाइए मात्र 100 रुपया में। वाह भैया, क्या बात है। आप कहाँ थे? आपको तो यहाँ पहले ही दुकान खोल लेनी चाहिए थी। वहाँ हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रेवी क्या ले लेते हैं सरद, तो हमसे और पैसे लेने लगता है। आपकी मटन रोटी भी एकदम स्वादिष्ट है। अब से हम मटन रोटी खाने आपकी ही दुकान पर आया करेंगे। ये कहकर वे वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी जगन के ठेले के बारे में पता चलने लगा और उसकी दुकान पर भी लोग आने लगे। सभी लोग बड़े मजे से उसकी मटन रोटी खाने लगे। शाम हो जाती है और उसकी सारी मटन रोटी खत्म हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने घर जाने लगता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे आज तो गजब ही हो गया। सभी को हमारी मटन रोटी बहुत पसंद आई और आज की सारी मटन रोटी भी बिक गई। चलो ये तो अच्छी बात है। हमें पहले ही दिन से अच्छा मुनाफा हो रहा है और ग्राहकों को भी आपकी मटन रोटी बहुत पसंद आ रही है। अगली सुबह होती है। जगन फिर से मटन 8 किलो लेकर आता है। मटन रोटी बनती है और वो बेचने चला जाता है। जगन अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करता था। अगर किसी को कुछ कम पड़ जाता तो वो उसे मुफ्त में दे देता था। वो जरूरतमंद लोगों की भी दिल खोलकर मदद करता था। धीरे धीरे दूर दूर से लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं। सभी लोग उसकी मटन रोटी की खूब तारीफ कर रहे थे। उस दिन जगन की सारी मटन रोटी दोपहर तक ही खत्म हो गई। अब ये सारी बातें शरद को पता चलती हैं। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तो मेरे ही ग्राहक कम कर रहा है। इसकी वजह से मेरे ठेले पर भीड़ कम होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये कुछ दिनों बाद की बात है। सेठ धनीराम जगन के घर आते हैं और उनसे कहते हैं, जगन, तुम्हारे पास बस 2 दिन का समय है। 2 दिन बाद मेरा ये घर खाली हो जाना चाहिए और मेरा ठेला भी मुझे वापस दे दो। अरे सेठ जी, ऐसा क्या हो गया? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो हमेशा समय पर किराया देता हूँ। घर भी मैंने अच्छी तरह से संभाल कर रखा है। फिर आप अचानक से घर खाली करने के लिए क्यों कह रहे हैं? अब तो मेरा धंधा भी यहाँ अच्छा चलने लगा है। ऐसे में मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं वो सब कुछ नहीं जानता। मुझे बस मेरा घर खाली चाहिए और मेरा ठेला भी वापस दे दो। सेठ जी, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। आप कहें तो मैं किराया बढ़ाकर दे दूंगा। जगन सेठ को बहुत मनाता है, लेकिन सेठ धनीराम उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं, मुझे कुछ दिनों में इस घर की जरूरत है। मैं यहाँ किराने की दुकान खोलने का सोच रहा हूँ, इसीलिए मुझे इस घर की मरम्मत करवानी है। जगन भी मजबूरी में घर खाली कर देता है। वे दोनों अपना सामान लेकर गलियों में भटक रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शरद तो इस सेठ का साला था। कुछ दिन पहले, अरे साले साहब, क्या हुआ? बहुत दिनों बाद आना हुआ। दुकान तो सही चल रही है ना? अरे क्या बताऊं जीजा जी, गांव में एक नया आदमी आया है। वो भी मेरे जैसा मटन और रोटी का दुकान खोल लिया है। मेरे से काम धाम में गांव वालों को खिला रहा है और उसकी की वजह से मेरा दुकान चलना बंद हो गया है। ऐसा कौन आ गया गांव में जो मेरे साले को परेशान कर रहा है? नाम बता जरा उसका। जगन नाम है उसका। जगन किसी दूसरे गांव से आकर हमारे यहाँ रह रहा है। अरे जगन, उसे तो मैं नहीं रहने के लिए जगह दिया है। कुछ दिन पहले ही तो आया था। उसको ठेला भी मैंने दिया है। वो जीजा जी, वो मतलब मेरे धंधा ठप करने के पीछे आपका हाथ? मैं अभी दीदी को बताता हूँ, आपकी अच्छे से खातेदारी करेगी। अरे नहीं नहीं, मैं उसे आज ही निकाल देता हूँ। तुम दीदी को मत बताओ और मैं गांव में बोल दूंगा कोई भी उसे रहने के लिए ना दे। शरद ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जगन इधर उधर गांव में घूम रहा था, लेकिन उसे कोई भी रहने के लिए नहीं दे रहा था। तभी वे एक आदमी के घर पहुंचे जिसका नाम विजय था। विजय उनसे कहता है, क्या हुआ भैया,
आप दोनों बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। क्या बताएं भैया, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। गांव में हमारी मटन रोटी की दुकान थी जो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन सेठ धनीराम की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मुझे पूरी कहानी बताइए। जगन विजय को पूरी बात बताता है कि कैसे वे गांव में आए, धनीराम से घर लिया, शरद की दुकान पर एक्स्ट्रा ग्रेवी को लेकर बहस हुई, फिर उन्होंने खुद का मटन रोटी का काम शुरू किया और धनीराम ने उनका घर और ठेला छीन लिया। अब ये तो होना ही था। तुमने सेठ धनीराम के साले से जो पंगा ले लिया। कौन सा साला? जो शरद है वही सेठ धनीराम का साला है। जगन को अब पूरी बात समझ में आ जाती है कि सेठ ने उसे घर से क्यों निकाला। तुम पहले आदमी नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, और भी कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। मैं भी पहले चिकन मसाला की दुकान लगाता था, लेकिन सेठ धनीराम की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। उसके कहने पर कुछ गुंडे मेरी दुकान पर आते थे और मुझे परेशान करते थे। मैं उस समय बहुत गरीब था, इसलिए किसी से मदद भी नहीं मांगी और चुपचाप दुकान बंद कर दी। यहाँ मेरा ये घर है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जगन खुशी से कहता है, क्या भैया आप ये घर मुझे किराए पर दे सकते हैं? जब तक आपको कोई खरीदार नहीं मिल जाता तब तक हम इसमें रह लेंगे। जैसे ही आपको कोई खरीदार मिल जाएगा हम घर खाली कर देंगे। विजय उन्हें मना नहीं करता और कहता है, जरूर भैया, और मेरे घर के पीछे तुम्हारे काम की एक चीज भी है। मैं भी पहले चिकन मसाला बेचा करता था। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जगन और राधा को रहने के लिए नया घर मिल जाता है। तभी राधा कहती है, याद है ना, विजय भाई ने कहा था कि घर के पीछे आपके काम की कोई चीज पड़ी है। वे दोनों घर के पीछे जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां एक पुराना ठेला दिखाई देता है। ये देखकर जगन की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वो बहुत खुश हो जाता है। अब उसे एक नई उम्मीद मिल जाती है कि वो फिर से गांव में अपना ठेला लगाकर अपना कारोबार शुरू कर सकेगा। अगली सुबह होती है। जगन भी ताजी ताजी मटन लेकर आता है। फिर राधा बहुत ही स्वादिष्ट मटन रोटी बनाती है और जगन गांव में अपना ठेला लगा देता है। इसके बाद वो जोर जोर से आवाज लगाकर लोगों को फिर से बुलाने लगता है और कहता है, आओ भैया आओ, देर ना लगाओ, चटपटी मटन रोटी का स्वाद चख जाओ। ताजी मटन मसाले दमदार, खाओगे एक बार बन जाओगे खरीदार। धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोग आने लगते हैं और उससे पूछते हैं, क्या जगन भैया कहाँ चले गए थे? हमें तो बहुत चिंता होती कि अब फिर से वही शरद की महंगी मटन रोटी खानी पड़ेगी। अरे भैया माफ करना, घर पर कुछ काम था इसलिए कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाया। अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ। ऐसे ही जगन की दुकान फिर से अच्छी तरह चलने लगी और उसे फिर से अच्छा मुनाफा होने लगा। शरद को भी जगन के वापस आने की बात पता चलती है। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, ये कैसे हो गया? जगन वापस कैसे आ गया? जीजाजी ने तो कहा था कि उसे घर से निकाल देंगे और उसका ठेला भी ले लेंगे। फिर अब उसे घर और ठेला किसने दे दिया? तभी शरद अपने जीजाजी के घर जाता है और उनसे कहता है, क्या जीजाजी, ये सब क्या चल रहा है? जगन वापस गांव में कैसे आ गया? आपने तो कहा था कि आपकी बहुत पहचान है, उसे कोई घर नहीं देगा। फिर उसे घर और ठेला दोनों कैसे मिल गए? अब तो सभी लोग उसी की दुकान पर जा रहे हैं। अरे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, कल ही हम उसके ठेले पर जाते हैं और उसे समझाते हैं। अगर वो नहीं माना तो आप हमारे तरीके तो जानते ही हैं। अगली सुबह होती है। जगन भी अपना ठेला लगा देता है और सुबह सुबह ही तभी थोड़ी देर शरद और सेठ धनीराम उसके ठेले पर आते हैं और कहते हैं, क्या जगन, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? तेरी वजह से मेरा पूरा सिस्टम ही हिल गया है। मेरी दुकान पहले जैसी नहीं चल रही है। तू यहाँ से चला जा। देख शरद, वास्ता बहुत पुरानी हुई। अब मेरा तुम्हारे जीजाजी से कोई लेना देना नहीं है। ना ही मैं अब उनके घर में रहता हूँ और ना ही उनका ठेला इस्तेमाल कर रहा हूँ।
मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मैं रोज यहीं मटन रोटी बेचूंगा। तभी सेठ धनी भी कहते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, उड़ ले जितना उड़ना है। तेरे पर मैं बहुत जल्द काट दूंगा। अब बेटा तू तैयार रहना। अब तेरे साथ जो जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद ही होगा। दुकान तुम्हारी नहीं चल रही है और सजा मुझे दे रहे हो। मेरी दुकान बंद करवाकर और मेरा घर खाली करवाकर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। वाह बेटे, मौज कर दी आपने। सरद और सेठ धनीराम भी वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। जगन के ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, जबकि अब सरद के ठेले पर बहुत कम लोग आते थे। तभी एक दिन राधा अचानक गायब हो जाती है। जगन जब शाम को घर पहुंचता है तो वो देखता है कि राधा घर पर नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाता है। जगन उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चल रहा था। राधा कहाँ चली गई? वो तो बिना बताए कहीं नहीं जाती। मुझे पुलिस के पास चलना चाहिए। वे हमारी जरूर मदद करेंगे। जगन पुलिस के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। तभी पुलिस वाला कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी पत्नी को जल्द ढूंढ निकालेंगे। आपको किसी पर शक है क्या? कुछ दिन पहले सरद और सेठ धनीराम मुझे मेरी दुकान बंद करने की धमकी देकर गए थे। मुझे शक है कि कहीं मेरी पत्नी का अपहरण भी उन्हीं लोगों ने तो नहीं किया। कृपया उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाइए और उनसे इस बारे में पूछताछ कीजिए। हम सिर्फ आपके शक के आधार पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए पहले हमें कुछ सबूत चाहिए होंगे। एक काम कीजिए, आप घर जाइए और पहले की तरह ही सब कुछ सामान्य रखिए। रोज की तरह अपनी दुकान भी लगाइए। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे पास आए थे। जगन भी बहुत हिम्मत करके अपने चेहरे की उदासी और चिंता को छिपाकर अपनी दुकान लगा देता है। उसके ठेले पर काफी लोग आ रहे थे और सभी बड़े मजे से मटन रोटी खा रहे थे। लेकिन जगन मन ही मन राधा के बारे में ही सोच रहा था। शाम हो जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि सरद और सेठ धनीराम गांव के बाहर बनी एक सुनसान झोपड़ी की ओर जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे पुलिस भी चुपचाप उनका पीछा कर रही थी। झोपड़ी के अंदर राधा बंधी हुई बैठी थी। ये सब पुलिस दरवाजे से देख लेती है। तभी पुलिस अंदर घुसती है और कहती है, आखिर मिल ही गए तुम लोग। जगन का शक बिल्कुल सही था। अब तक बहुत भाग लिए, अब थोड़ा जेल की हवा भी खा लो। तभी पुलिस के बुलाने पर वहां अपनी पत्नी राधा को सुरक्षित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी सरद हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। जब मेरी दुकान पर लोगों का आना कम हो गया तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे जलने वाले भी कमाल के हैं। खुद जलते हैं और बोलते हैं कि गर्मी है। मेरी पत्नी का तुमने अपहरण किया था, इसकी सजा तो अब पुलिस ही देगी। पुलिस सरद और सेठ धनीराम को जेल में डाल देती है। जगन पुलिस का धन्यवाद करता है। हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है और आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।